चलें जी, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की हुई थी, ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलें, अब जो हो गया तो कर नहीं सकते, ठीक है। सो एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू, मैं पहले भी जो भी लेक्चर मैंने लिए हैं वो मैं रिकॉर्ड करके मैंने क्लासरूम पे अपलोड किए हैं, तो अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सेशन है ये अब तक रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, सो वन ऑफ द स्टूडेंट हैज रिमाइंडेड मी, थैंक यू फॉर दैट। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो ये जो वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप इसको कंप्लीट अगर आप देखें, मैं इसको yes, ये अगर आप देखें ये पूरा आपके पास यहाँ पे 0.26 हो जाता है, ठीक है, ये 0.26 है, 0.27, 0.28 एंड ऑल द वे। ये अगर आप यहाँ पे देखें ये पूरा जो कंप्लीट चक्कर आप लगाएंगे तो ये देखें ये 0.49 है, और ये 0.49 के साथ 0.01 ऐड हो गया तो ये 0.5 हो। वन कंप्लीट चक्कर जो आप लगाते हैं इसमें चार्ट, वो आपके पास पॉइंट लेमडा बाई 2 के बराबर है, जो रीजन उसका वही है कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो पीरियोडिक, हमें लेमडा बाई 2 रेंज में जो बिहेवियर नजर आता है वो बिहेवियर अपने आप को रिपीट ही करता है, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू मूव एनी फर्दर। ओके, नाउ ये तो वो स्केल है जब आप यूज करेंगे, जब आप जनरेटर की तरफ मूव करेंगे। जब आप लोड से जनरेटर की सॉरी जनरेटर से लोड की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपको किधर मूव करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लोड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड, और ये देखें ये यहाँ पे एरो भी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर क्लॉकवाइज था, और वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड काउंटर क्लॉकवाइज था। और ये जो स्केल है, अब आपको ये स्केल पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करें, अब आप जब इसको रीड करेंगे तो आप देखें कि आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, या देखिए ये रीडिंग अब बढ़ती जा रही है 0.04, 0.06। तो ये जो दरमियान वाला स्केल है, ये स्केल आप वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड के लिए यूज कर रहे थे, और ये जो आउटर स्केल है ये वाला, ये आप यूज करते हैं वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर, ठीक है। तो ये स्केल, दो स्केल्स का मैंने आपको बता दिया। नाउ दूसरा जो कुछ स्केल्स इसके ऊपर सर्कुलर स्केल्स और बने हुए हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें एक कैप्शन बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वेव सॉरी यहाँ लिखा हुआ है जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन डिग्रीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन डिग्रीज। और ये आपको उसकी रीडिंग नजर आ रही है, ये इस साइड पे नेगेटिव है -20, -30, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, ठीक है, प्लस। ये वो स्केल है जब आप यूज करेंगे, जब आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एंगल फाइंड करना हो, तो इस स्केल को फिर आप यूज करते हैं, ठीक हो गया। और थर्ड जो जो फोर्थ सर्कुलर स्केल है, तो स्मिथ चार्ट के बाहर देर आर 4 सर्कुलर स्केल्स, ठीक है। एक वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल हो गया, एक वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड स्केल हो गया, थर्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंगल का स्केल हो गया, और जो फोर्थ वन आपको नजर आएगा वो है एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन डिग्रीज। इस स्केल को ऑफ कोर्स हम यूज नहीं करते, नॉट अगेन नॉट इन दिस कोर्स, बट इन एडवांस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग कोर्सेज इस स्केल को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हैं जो आपका ज्यादा काम होगा वो इन्हीं तीन स्केल के ऊपर होगा, वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर, वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक हो गया। तो ये तीन सर्कुलर स्केल जो हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या। नाउ कमिंग टू सम अदर स्केल्स, वो भी हम देख लेते हैं। So at the bottom of this Smith chart आपको कुछ ये लीनियर स्केल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह कंसीडर करें कि आप अज्यूम करें कि ये एक बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज अ बाउंड्री।
ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वर्टिकल, इसको आप इस तरह ट्रीट करें कि ये जो हॉरिजेंटल आपको ये लाइन नजर आ रही है, जैसे ये वाली लाइन नजर आ रही है इस तरह, ये आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 हॉरिजेंटल लाइंस। ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की इसलिए ड्रॉ की है कि आप इस पूरी लाइन को ज्यूम करें कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका जो ये वाला पोर्शन है लेफ्ट साइड पे, इसका ताल्लुक जो है इन पैरामीटर्स के साथ, और इस वर्टिकल लाइन के इस साइड पे जो ये सारे स्केल्स हैं इनका जो ताल्लुक है वो इनके साथ, ठीक हो। सो मोस्ट आपका जो आप कह सकते हैं आपके कोर्स के हिसाब से ज्यादातर आप ये वाले स्केल यूज करते हैं, ये लेफ्ट साइड पे जो स्केल, ठीक है, यू डोंट यूज देम। द राइट स्केल जो है वो एडवांस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो लेट मी फोकस ओनली ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अगर आप स्केल्स को देखें, सो जो सबसे टॉप लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है SWR नजर आ रहा है, विच स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग वेव रेशियो। और इसके नीचे आपको इसी लाइन के नीचे लिखा नजर आ रहा है DB, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला जो स्केल है ये भी DBS का मतलब है कि ये स्टैंडिंग वेव रेशियो है इन DB स्केल, ठीक है। सो ये जो आपको रीडिंग नजर आ रही है टॉप के ऊपर, ये आपके पास स्टैंडिंग वेव रेशियो की लीनियर रीडिंग है, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हैं कि इसकी जो रेंज मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताई थी, VSWR की जो रेंज होती है वो 1 to infinity। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको नजर आ रहा है कि 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है 100 और यहाँ तक ऑलमोस्ट ये जो है इन्फिनिटी वैल्यू, ठीक है। और इसी के नीचे अगर आपने SWR को रीड करना है DB स्केल में, तो जस्ट टू गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, लीनियर स्केल में अगर SWR की वैल्यू 2 है तो DB स्केल अगर आपने रीड करना है तो आप कहेंगे कि 6, ठीक है। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे कि VSWR इक्वल टू 2, और अगर आपको कहा जाए कि DBs में लिखनी है तो फिर आप क्या लिखेंगे, 60। सो एवरी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको DB स्केल रीड करना है, DB स्केल, तो फिर आप इन रीडिंग्स को पढ़ रहे होंगे, ये जो बॉटम के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। यस। और अगर आपने लीनियर करना है तो फिर टॉप, ठीक हो। फिर आपके पास एक और पैरामीटर है, इसके नीचे लिखा हुआ है RTM। ये जो है आपके पास रिटर्न लॉस है, इसको हम नॉर्मली इस तरह इंडिकेट करते हैं, रिटर्न लॉस। तो ये रिटर्न लॉस है, और ऑफ कोर्स रिटर्न लॉस DB में ही होता है, तो ये लिखा हुआ है DB। तो ये जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर 0 से लेकर ये वाली, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक, ये आपके पास रिटर्न लॉस की वैल्यू है DB। फिर आपके पास इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट P लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट P, इसका क्या मतलब है? हम रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने डिफाइन किया था इसको, मैंने क्या नाम दिया था, आई कॉल्ड इट वोल्टेज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट P का जो मतलब, यहाँ P का ताल्लुक जो है, इस P का ताल्लुक है पावर के साथ। सो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज बाय इंसिडेंट वोल्टेज, ठीक है। सो इसको हमने डिफाइन किया था, अगर मैं रिफ्लेक्टेड वोल्टेज को V0 कहूँ और इंसिडेंट को V प्लस कहूँ तो ये इसका रेशियो। अगर आप इनका स्क्वायर ले लें, सो ये हो जाएगा V0 स्क्वायर और V0 प्लस। सो ये जो स्क्वायर, नॉर्मली ऑफ कोर्स मैं डिफाइन कर लेता हूँ, पावर को हम डिफाइन करते हैं एज V स्क्वायर बाय R। लेकिन अगर R इक्वल टू 1 हो तो फिर पावर किसके बराबर है, सिंपली V स्क्वायर। अब क्योंकि स्मिथ चार्ट में हम नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं, तो R को हम 1 कंसिडर कर रहे होते हैं कि 1 ओम रेजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो V0 स्क्वायर है, V0 माइनस स्क्वायर है, ये रिफ्लेक्टेड पावर है, और V0 प्लस स्क्वायर जो है ये इंसिडेंट पावर। तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं उसको फिर हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड पावर हमें बता रही है, ठीक है। तो ये जो आपके पास पैरामीटर है, ये एक्चुअली किस चीज की वैल्यू है आपके पास, इट इज द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक होगा। तो ये रीडिंग आप जो है यहाँ से पढ़ेंगे, ये जो बॉटम के ऊपर
ठीक हो। आपके साथ मैं आज की अटेंडेंस शेयर कर लेता हूँ सो दैट पीपल कैन मार्क योर अटेंडेंस। ओके जी, चैट विंडो में आपके साथ मैंने आज की लेक्चर की अटेंडेंस लिंक शेयर कर दी है, सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस। ओके ओके, नाउ व्हाट इज अदर पैरामीटर दैट यू विल बी यूजिंग, एंड दैट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ई और आई। तो ये वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, और इसकी रीडिंग आपको यहाँ से। Okay, so this is these are some of the scales that you need to be aware of whenever you are using Smith chart. Okay. अब I'm not going to discuss too much in detail. अब आपको क्या करना है स्मिथ चार्ट को जब आप यूज करते हैं तो क्या आपको करना पड़ता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सो प्रॉब्लम में जिस तरह मैंने कहा कि क्या होगा कि आपको कोई लोड गिवन होगा और फिर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड करने होंगे। सो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको ZL गिवन होगा, आपको Z0 गिवन होगा, आपको ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ गिवन होगी, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि लेट्स से कि आप फाइंड करें कि लोड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है, VSWR कितना है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लेट्स से जितनी भी है 0.1 लेम्डा है कितनी है, तो फिर इनपुट इम्पिडेंस कितनी है, ठीक हो गया, और इनपुट का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वो कितना है, और रिटर्न लॉस कितना है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स आपको फाइंड करने होंगे विद हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं एक सिंपल सी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको लोड गिवन होगा, उसको आप नॉर्मलाइज कर देंगे और फिर इसको लोकेट कर देंगे, ठीक है। सो मैं एज एन एग्जांपल एक लोड कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स से कि लोड जो है उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू जो है 1.2 के बराबर है। सो 1.2 वाला सर्कल ये हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम आउट। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रियल पार्ट ZL डैश जो है किसके बराबर है, लेट्स से 1.2, एंड लेट्स से बराबर है प्लस प्लस कितना ले लेते हैं जी, लेट्स से 0.6 के बराबर, लेट्स, ठीक है। आपने लोड को नॉर्मलाइज किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ गई कि ZL डैश किसके बराबर है 1.2 प्लस J0.6। तो 1.2 वाला सर्कल ये है और 0.6 वाला जो सर्कल है वो ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। यस, ये हो गया जी, मैंने इसको मार्क कर दिया, इसको आप चेक कर लें कि ये मैंने। तो आपने लोड को लोकेट कर दिया जी, ये आपके पास आ गया ZL डैश राइट एट दिस। अब जो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो आप कैसे फाइंड करते हैं, आप ये क्या करते हैं कि एक तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कौन सा डिस्टेंस, ये जो सेंटर है, सेंटर आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और भी बना हुआ है और जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप स्केल की मदद से फाइंड मेजर करते हैं कि इस ZL डैश का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इससे हमें लोड के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, ये आप स्केल की मदद से नोट डाउन कर लें कितना है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि लेट्स से कि आप कहते हैं कि मेजर करते हैं और आपके पास आ जाता है कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर। फिर आप क्या करते हैं, आप बॉटम के ऊपर जो एक स्केल हमारे पास था ये वाला, दिस वन, कौन सा वाला स्केल, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इस स्केल के ऊपर आप कहाँ पे अपना स्केल रखेंगे, आप अपना स्केल जो है उसका यहाँ से इसको मेजर करके, लेट से मैं एग्जांपल किस तरह मैं लेट से आपने मेजर किया और 2 सेंटीमीटर जो है यहाँ तक आ गया। ये वो डिस्टेंस है जो आपने मेजर किया होगा, कौन सा डिस्टेंस, सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से लोड की पोजीशन तक। और यहाँ पे आपने इसको, तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, 0.2 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड पे मैग्नीट्यूड कितना है, 0.2। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये लोड का, ये हमें
बहुत से दूसरे पैरामीटर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो हम बेसिकली फिर क्या करते हैं कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इतना डिस्टेंस के ऊपर आप इस तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो ये सारे लेफ्ट साइड पे जितने भी स्केल्स हैं सबको कट कर रहा है। ठीक है, अब ये जहां जहां पे इसको कट कर रहा है आपके पास डायरेक्टली सबकी रीडिंग आ गई है। सो दैट इज अगेन जो हम कहते हैं कि स्मिथ चार्ट क्यों इतना यूजफुल है, क्यों इसको हम कहते हैं कि ग्राफिकल टूल है। तो अब SWR की रीडिंग भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.6 से थोड़ा सा कम है, 1.5 से ज्यादा है, तो आप अगेन इसको रफली 1.58 भी कह सकते हैं। तो आपके पास VSWR की रीडिंग लीनियर स्केल में भी आ गई। डीबीज में भी आप देख सकते हैं कि ये 4 से थोड़ा सा कम है, इसको आप 4 भी कह सकते हैं, या आप कह देते हैं कि 3.98 डीबी आ गई है आपके पास। आपके पास रिटर्न लॉस की रीडिंग भी आ गई है, तकरीबन 14 डीबीज के बराबर है। आपके पास सारी पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो आप देखें कि सिर्फ क्या चीज आपने मैयर करनी है, आपने मैयर सिर्फ क्या किया कि ये जो लोड आपने लोकेट किया था, लोड जो अगेन मैं इसको दोबारा से शो कर लेता हूँ, लोड आपने जो मार्क किया था, यस, इसका सिर्फ और सिर्फ आपने ये डिस्टेंस मैयर किया था। ठीक है, ये डिस्टेंस मैयर करने से आपने देखा कि आपने 3-4 पैरामीटर्स वन गो में फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मैग्नीट्यूड तो आपने उस स्केल से फाइंड कर लिया, लेकिन उसका एंगल अभी तक आपने फाइंड नहीं किया। ठीक है, एंगल आप कैसे फाइंड करते हैं? एंगल के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो लेट्स से इसको मैं दोनों चीजों की जरूरत होगी। यहाँ पे हमारे पास था, यस, ये हमारा लोड है ZL डैश। आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन जो इस सेंटर को, सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट और ये जो ZL डैश आपने लोकेट किया है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है सो दैट ये जो आउटर सर्कुलर स्केल्स हैं इट शुड कट ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये आपने बना दिया। ये लाइन बनाने से आपको क्या चीज पता चलेगी? एक तो आप देखें कि हम इससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ये जो आपके पास है, ये थर्ड, इस पे ये वाला स्केल, यहाँ पे आप देखें कि ये जो स्केल है, ये रीडिंग आपने नोट कर, ठीक है। तो आप देख लें कि ये 50 है, ये 60 है, तो तकरीबन ये 55 डिग्री है। तो आपने लोड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फेज भी फाइंड कर, ठीक हो गया। अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इसको हम आप एक और मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 0.1 लैम्डा। सो हमने जेड इन डैश, सॉरी, जेड इन फाइंड करना है, जेड इन की इनपुट इम्पिडेंस कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन क्या थी कि हम अज्यूम कर रहे थे कि ये लोड हमें गिवन था जो कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में किसके बराबर है, 1.2 प्लस J.6 है। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ हम ले रहे हैं 0.1 लेमडा। ओके, और अगेन जेड नॉट भी हमें गिवन है 50 ओम के बराबर है। और हमने ये फाइंड करना है, जेड इन फाइंड करना विद हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट। ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल को कट कर रही है। ठीक है, वो आपने नोट करना है। वो अगर आप देखें यहाँ पे, आप सबसे जो आउटर मोस्ट स्केल है, ये आप रीड करें, आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 0.17 और ये है 0.18। तो ये 0.172 हो गया और ये 0.173 है तकरीबन। ठीक है, तो किस जगह पे अभी हमें ये जो वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल है, ये तकरीबन किस जगह पे इसको कट कर रहा है? 0.173 लैम्डा पे कट। सो जब मैं लोड पोजीशन के ऊपर हूं, इस जगह पे, इस जगह पे वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल के हिसाब से मैं इस जगह पे हूं। अब क्योंकि मैंने फाइंड करना है जेड एन, तो मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है? वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर मूव करना है, और कितना मूव करना है? 0.1 लैम्डा। तो ये जो आपके पास रीडिंग है, इसमें आप 0.1 लैम्डा ऐड करें। इसमें आप क्या ऐड कर दें? 0.1 लैम्डा। तो
डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.273 लैम्डा। तो मुझे कहाँ मूव करना है 0.173 लैम्डा से 0.273 लैम्डा पे जाना, ठीक है। अगेन आई हैव टू मैं जब इसको जूम करूंगा तो यस मैं इसको अगेन जूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। यहाँ पे आप देखें what you need to do is you need to find out कि ये wavelength toward जनरेटर स्केल पे ये रीडिंग कहाँ पे है। तो ये रीडिंग आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0.27 0.28। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये 0.273 लैम्डा के बराबर 0.273 लैम्डा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो आपको अगेन एक लाइन बनानी पड़ेगी, वो लाइन आप क्या करेंगे सेंटर से जो ये पॉइंट आपने मार्क किया है ये एक लाइन बना लेंगे आप, और एक आपको सर्कल बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। जो कि इस जगह से पास, अगेन आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ इट मैन्युअली, ओके सॉरी। सो व्हाट आई एम ड्राइंग इज मुझे एक सर्कल बनाना है। सर्कल मुझे कहाँ बनाना है कि ये जो पॉइंट है इतना आपको अब कंपास खोलना पड़ेगा ताकि इसका रेडियस हो, और ये आपने इस तरह का अगेन मैं कंप्लीट हो सकता है कि एग्जैक्ट सर्कल ना बना सकूं, कंपास की मदद से आप एग्जैक्टली सर्कल बना सकते हैं। ये आपने सर्कल बनाना, इस सर्कल को आप कहते हैं VSWR सर्कल। और सर्कल कैसे हम बनाते हैं, आपने सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से जहां आपका लोड है उसका उतने रेडियस का कंपास आपने खोलना है और इसका सर्कल बनाना। इस सर्कल बनाने से क्या होगा, ये जो सर्कल आपने बनाया है और ये जो आपने लाइन बनाई होगी ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू सी दैट ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या चीज है, ये आपका जेड इन डैश। तो आपने ऑफ कोर्स स्मिथ चार्ट क्योंकि नॉर्मलाइज इंपेडेंस के लिए यूज करता है तो आप डायरेक्टली तो जेड इन फाइंड नहीं करेंगे, आप जेड इन डैश पहले फाइंड करेंगे और फिर जेड नॉट आपको गिवन होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी ऑल नो के जेड इन विल बी इक्वल टू जेड इन डैश मल्टीप्लाई बाय जेड नॉट। तो आप एक्चुअल जेड इन आपको फाइंड करना है, तो पहले जेड इन डैश फाइंड कर लें। कैसे फाइंड कर लेंगे, अब आप देखें आपने क्या करना है, ये रीड करना है कि इस पॉइंट से रेजिस्टिव सर्कल कौन सा पास हो रहा है। तो रेजिस्टिव सर्कल मैं अगर इसको कंप्लीट करूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये तकरीबन 1.8 है, और क्योंकि हम इस सेंटर लाइन से नीचे हैं तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है। तो आपने ये देखना होगा इससे कौन सा सर्कल पास हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये तकरीबन यहाँ पे इस जगह पे कहीं सर्कल पास हो रहा है। ये जो पॉइंट है इसको अगर आप रीड आउट करें तो ये तकरीबन यहाँ पे आके चेक करते हैं जो 0.3 है, मैं रफली लिख रहा हूँ, आप इसको एग्जैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ गया जेड एन डैश। और फिर ऑफ कोर्स इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल जेड। सो द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको अगेन आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट कि आपको मूवमेंट करनी पड़ती है, और ये जब भी आपको इम्पिडेंस फाइंड करनी हो तो फिर आपको ये VSWR सर्कल बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर आप ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ गिवन होगी वो आपने देखनी होगी कि कितनी लेंथ गिवन है, उसके हिसाब से आप मूव करेंगे ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर आई फिनिश टुडेज लेक्चर, वो ये है कि स्मिथ चार्ट के ऊपर जो टोटल स्केल है वो तो λ/2 है, विच मीन्स 0.5 लैम्डा, ठीक है। तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आप मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अ रियल एग्जांपल, कि आपके पास अगर 0.173 लैम्डा था और आपके पास जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन, तो कितना ले लें 0.4, यस 0.4 कर लेते हैं। यस लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी गिवन है, हमें गिवन है 0.4 लैम्डा। तो इस जगह पे आप हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपने आपके पास जो डिस्टेंस है वो 0.4 लैम्डा है तो आप इसमें ये ऐड करेंगे, जब ये इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.573 लैम्डा।
तो अब ये 0.573 लैम्डा तो स्मिथ चार्ट के ऊपर है ही नहीं। आप यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है 0.25। ये बढ़ते बढ़ते जब आप यहाँ पे चले गए हैं तो ये 0.5 लैम्डा कंप्लीट हो गया, तो 0.573 तो है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो एक्चुअल आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप इसको इस तरह देखें कि अगर आप इस जगह पे, ठीक है, आप अगर कंप्लीट चक्कर लगाएंगे यहाँ तक, अगेन इसको मैं शो कर रहा हूँ कि आपने ये कंप्लीट चक्कर लगाया लगाया, तो यहाँ तक जब आप दोबारा आ गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? आपने 0.5 लैम्डा कवर कर। तो इफेक्टिवली आपको कितना मूव करना है? आपको सिर्फ क्या करना है, इससे 0.5 माइनस करना है, तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 0.73 लैम्डा। तो इफेक्टिवली इस जगह से आपने इसमें कितना ऐड करना है, 0.073, और उस जगह आपने मूव करना। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कीप दिस इन माइंड के स्मिथ चार्ट 0.5 लैम्डास के बाहर इसकी जो ओवरऑल रीडिंग है 0.5 है, 0.5 के बाद तो दोबारा से ये जीरो पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको जब भी 0.5 लैम्डा से ज्यादा रीडिंग आएगी तो उससे फिर आपको -0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो जो रीडिंग आएगी वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक हो? आई थिंक दैट्स ऑल आई नीड टू टेल यू अबाउट स्मिथ चार्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू लाइक अबाउट स्मिथ चार्ट। And again, this is I have covered the part for midterm exam. तो ये जो स्मिथ चार्ट तक जो भी है ये आपको एग्जाम में मिड टर्म जो है इससे इससे मैं बनाऊंगा। ठीक है, आपका मिड टर्म एग्जाम की बात होगा, फिर हम दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।